रेलगाड़ी एक ट्रेन पुराने फ्रांसीसी ट्रैहिनर से लैटिन ट्रैहरे से खींचने के लिए जुड़े हुए वाहनों की एक श्रृंखला है जो रेलवे ट्रैक के साथ चलती है और लोगों या माल परिवहन करती है। रेलगाड़ियों को आमतौर पर लोकोमोटिव या रेलकार, अक्सर इंजन के रूप में जाना जाता है, द्वारा खींचा या धकेला जाता है, हालांकि कुछ स्वचालित होती है, जैसे कि कई इकाइयां। यात्रियों और माल को रेलरोड कारों में ले जाया जाता है, जिन्हें वैगन भी कहा जाता है। ट्रेनों को एक निश्चित गेज या पटरियों के बीच की दूरी के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकांश रेलगाड़ियां स्टील के पहियों वाली स्टील की पटरियों पर चलती हैं, जिसका कम घर्षण उन्हें परिवहन के अन्य रूपों की तुलना में अधिक कुशल बनाता है। ट्रेनों की जड़ें वैगनवेज में हैं, जो रेलवे ट्रैक का उपयोग करती थी और घोड़ों द्वारा संचालित होती थी या केबलों द्वारा खींची जाती थी। 1802 में यूनाइटेड किंगडम में स्टीम लोकोमोटिव के आविष्कार के बाद ट्रेनें तेजी से दुनिया भर में फैल गई, जिससे माल और यात्रियों को पहले से कहीं अधिक तेजी से और सस्ते में जमीन पर ले जाना संभव हो गया। रैपिड ट्रांजिट और ट्राम पहली बार 1800 के दशक के अंत में शहरों में और उसके आसपास बड़ी संख्या में लोगों के परिवहन के लिए बनाए गए थे। 1920 के दशक की शुरुआत में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से बढ़ते हुए डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों ने प्रेरक शक्ति के साधन के रूप में भाप की जगह ले ली। कारों, ट्रकों और राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के विकास के बाद, जो अधिक गतिशीलता प्रदान करते थे, साथ ही तेज हवाई जहाज, ट्रेनों के महत्व और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई और कई रेल लाइनों को छोड़ दिया गया। बसों के प्रसार के कारण इस दौरान कई तीव्र पारगमन और ट्राम प्रणालियां भी बंद हो गई। 1970 के दशक से सरकारों, पर्यावरणविदों और ट्रेन समर्थकों ने भूमि परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक ईंधन दक्षता और कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण ट्रेनों के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा दिया है। हाई स्पीड रेल, जिसे पहली बार 1960 के दशक में बनाया गया था, छोटी से मध्यम दूरी पर कारों और विमानों के साथ प्रतिस्पर्धी साबित हुई है। 1970 के दशक से भीड़भाड़ वाले राजमार्गों के विकल्प और विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में कम्यूटर रेल का महत्व बढ़ गया है, जैसा कि 21वीं सदी में हल्की रेल का है। मालगाड़ियां कोयला और अनाज जैसी बड़ी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही मालवाहक ट्रकों द्वारा सड़क यातायात की भीड़ को कम करने का एक साधन भी है। जबकि पारंपरिक ट्रेनें दो पटरियों के साथ अपेक्षाकृत सपाट पटरियों पर चलती हैं, कई विशेष ट्रेनें मौजूद हैं जो अपने संचालन के तरीके में काफी भिन्न है। मोनोरेल एक ही रेल पर चलती है, जबकि फनिक्यूलर और रैक रेलवे को खड़ी ढलानों को पार करने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है। हाई स्पीड मैग्लेव जैसी प्रायोगिक ट्रेनें, जो एक गाइडवे के ऊपर तैरने के लिए चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करती है, 2020 के दशक में विकास के अधीन है और सबसे तेज पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक गति प्रदान करती है। प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने वाली ट्रेनें 21वीं सदी का एक और विकास है। इतिहास। रेल परिवहन का इतिहास। आरंभिक इतिहास। रेलगाड़ियां पत्थर के वैगनवे पर चलने वाले पहिएदार वैगनों का एक विकास है, जिनमें से सबसे पहले बेबीलोन द्वारा लगभग 2200 ईसा पूर्व बनाया गया था। 1500 के दशक की शुरुआत में खदानों से सामग्री खींचने के लिए वैगनवे की शुरुआत की गई थी। 1790 के दशक से मजबूत लोहे की रेलें शुरू की गई। 1700 के दशक के उत्तरार्ध में शुरुआती विकास के बाद 1804 में ब्रिटिश आविष्कारक रिचर्ड ट्रेविथिक द्वारा निर्मित भाप लोकोमोटिव ने पहली भाप ट्रेन को संचालित किया। कोयला खदानों के बाहर, जहां ईंधन आसानी से उपलब्ध था, 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे के खुलने तक भाप इंजनों का परीक्षण नहीं किया गया था। ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने इस 40 किलोमीटर 25 पर लोकोमोशन नंबर 1 नामक भाप इंजन चलाया था। मील लंबी लाइन 400 से अधिक यात्रियों को 13 किलोमीटर प्रति घंटे 8 मील प्रति घंटे तक ले जाती है। इस लोकोमोटिव और 1829 में स्टीफेंसन के रॉकेट की सफलता ने कई लोगों को भाप इंजनों के महत्व के बारे में आश्वस्त किया और एक दशक के भीतर यूनाइटेड किंगडम में रेलवे मेनिया के रूप में जाना जाने वाला शेयर बाजार का बुलबुला शुरू हो गया। भाप इंजनों की सफलता की खबर तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच गई, जहां 1829 में पहला भाप रेलमार्ग खोला गया। अमेरिकी रेलमार्ग अग्रदूतों ने जल्द ही अपने स्वयं के इंजनों का निर्माण शुरू कर दिया, जो देश के रेलमार्गों के विशिष्ट तेज मोड़ और कठिन ट्रैक को संभालने के लिए डिजाइन किए गए थे। यूरोप के अन्य देशों ने भी ब्रिटिश रेलमार्ग विकास पर ध्यान दिया और 1829 के अंत में फ्रांस में पहली बार भाप ट्रेन चलाने के बाद
महाद्वीप के अधिकांश देशों ने 1830 और 1840 के दशक में अपना पहला रेलमार्ग बनाया और खोला। 1850 के दशक में पूरे यूरोप में ट्रेनों का विस्तार जारी रहा, जिनमें से कई अमेरिकी लोकोमोटिव डिजाइनों से प्रभावित थे या उनकी खरीद से प्रभावित थे। अन्य यूरोपीय देशों ने अपने स्वयं के विशिष्ट डिजाइन अपनाए। दुनिया भर में प्रौद्योगिकी के उन्नत होने के साथ साथ शेष शताब्दी में भाप इंजन बड़े और अधिक शक्तिशाली होते गए। शाही शक्तियों द्वारा निर्माण के माध्यम से ट्रेनों ने पहली बार दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में सेवा में प्रवेश किया, जिन्होंने 1840 के दशक में अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण मजबूत करने और निर्यात के लिए माल परिवहन करने के लिए रेलमार्गों का निर्माण शुरू किया। जापान में, जो कभी उपनिवेश नहीं था, रेलमार्ग पहली बार 1870 के दशक की शुरुआत में आए। 1900 तक निर्जन अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर रेलमार्ग चल रहे थे। नई तकनीकें। यहाँ तक कि जब भाप लोकोमोटिव तकनीक में सुधार जारी रहा, जर्मनी में आविष्कारकों ने ट्रेनों को बिजली देने के वैकल्पिक तरीकों पर काम करना शुरू कर दिया। वर्नर वॉन सीमेंस ने 1879 में बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन बनाई और इलेक्ट्रिक ट्राम की शुरुआत की। 8 एक अन्य जर्मन आविष्कारक रुडोल्फ डीजल ने 1890 के दशक में पहला डीजल इंजन बनाया था। हालांकि पावर ट्रेनों के लिए उनके आविष्कार की क्षमता को दशकों बाद तक महसूस नहीं किया गया था। 1897 और 1903 के बीच जर्मनी में रॉयल प्रुशियन मिलिट्री रेलवे पर प्रायोगिक इलेक्ट्रिक इंजनों के परीक्षणों से पता चला कि वे व्यवहार्य थे और 160 किलोमीटर प्रति घंटे 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति का रिकॉर्ड स्थापित किया। प्रारंभिक गैस चालित डूडलबग स्वचालित रेलकारों ने 1900 के पहले दशक में रेलमार्गों पर सेवा में प्रवेश किया। डीजल और गैस शक्ति के साथ प्रयोग जारी रहा, जिसकी परिणति 1933 में जर्मन फ्लाइंग हैमबर्गर और 1939 में प्रभावशाली अमेरिकी EMD-FT में हुई। इन सफल डीजल इंजनों ने दिखाया कि कम होने के कारण डीजल शक्ति भाप से बेहतर थी। लागत, रखरखाव में आसानी और बेहतर विश्वसनीयता। इस बीच 20वीं सदी के पहले दशकों के दौरान इटली ने इलेक्ट्रिक ट्रेनों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया, जो उस देश में महत्वपूर्ण कोयला भंडार की कमी के कारण था। डीजलीकरण और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में मौजूदा रेलमार्गों को भारी विनाश पहुंचाया। 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद जिन देशों को अपने रेल नेटवर्क को व्यापक क्षति हुई थी, उन्होंने मार्शल प्लान फंड या आयरन कर्टेन के पीछे के देशों के लिए USSR और कॉमकॉन से आर्थिक सहायता और प्रौद्योगिकी में प्रगति द्वारा प्रदान किए गए अवसर का लाभ उठाया और अपनी ट्रेनों को परिवर्तित किया। डीजल या बिजली के लिए फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड और जापान व्यापक विद्युतीकृत रेलमार्गों को अपनाने में अग्रणी थे, जबकि अन्य देशों ने मुख्य रूप से डीजलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। 1980 तक दुनिया के अधिकांश भाप इंजन बंद हो चुके थे, हालांकि यूरोप और दक्षिण अमेरिका में कुछ होल्डआउट्स के साथ साथ अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में उनका उपयोग जारी रहा। चीन अपने प्रचुर कोयला भंडार के कारण पूरी तरह से डीजलीकरण करने वाला अंतिम देश था। इनर मंगोलिया में 2005 तक मुख्य लाइन ट्रेनों को खींचने के लिए भाप इंजनों का उपयोग किया जाता था। 1930 के दशक में ट्रेनों को ऑटोमोबाइल और मालवाहक ट्रकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना शुरू हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी बढ़ गया। युद्ध के बाद हवाई परिवहन भी यात्री ट्रेनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी बन गया। बड़ी मात्रा में यातायात परिवहन के इन नए रूपों में स्थानांतरित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप माल और यात्री दोनों ट्रेन सेवा में व्यापक गिरावट आई। 1960 के दशक में एक नया विकास हाई स्पीड रेल था, जो रास्ते के समर्पित अधिकारों पर चलती है और 240 किलोमीटर प्रति घंटे 150 मील प्रति घंटे या उससे अधिक की गति से यात्रा करती है। पहली हाई स्पीड रेल सेवा जापानी शिंकानसेन थी, जिसने 1964 में सेवा में प्रवेश किया। बाद के दशकों में यूरोप और पूर्वी एशिया के अधिकांश हिस्सों में हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित किए गए, जो ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज के साथ प्रतिस्पर्धी तेज और विश्वसनीय सेवा प्रदान करते थे। अमेरिका में पहली हाई स्पीड ट्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका में एमट्रैक की एसेला थी, जिसने 2000 में सेवा में प्रवेश किया। वर्तमान दिवस। 20वीं सदी के अंत में परिवहन के लिए ट्रेनों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ने से उनके उपयोग और महत्व में पुनरुद्धार हुआ। मालगाड़ियां ट्रकों की तुलना में काफी अधिक कुशल हैं, साथ ही प्रति टन मील बहुत कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन भी उत्सर्जित करती हैं। यात्री रेलगाड़ियां परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा कुशल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार औसतन रेल को निजी वाहनों और हवाई जहाज़ों की तुलना में प्रति किमी यात्रा पर 12 गुना कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और 7 से 11 गुना कम जीएचजी उत्सर्जित करती है, जिससे यह मोटर चालित यात्री परिवहन का सबसे कुशल साधन बन जाता है। शिपिंग के अलावा माल परिवहन के लिए माल रेल सबसे अधिक ऊर्जा कुशल और कम से कम कार्बन गहन तरीका है। इस प्रकार रेल परिवहन को टिकाऊ ऊर्जा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। डबल स्टैक शिपिंग कंटेनर ले जाने वाली इंटरमॉडल मालगाड़ियों ने 1970 के दशक से रेलमार्गों के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय उत्पन्न किया है और ट्रकों से बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। शहरी क्षेत्रों में राजमार्गों पर यातायात की भीड़ से निपटने के साधन के रूप में कम्यूटर रेल के बढ़ते उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया है। टाइप्स एंड टर्मिनोलॉजी प्रकार एवं शब्दावली। ट्रेनों को इस आधार पर क्रमबद्ध किया जा सकता है कि वे यात्रियों को ढोती हैं या माल ढोती हैं। हालांकि मिश्रित रेलगाड़ियां जो दोनों को ढोती हैं, उनके वजन के आधार पर नियमित ट्रेनों के लिए भारी रेल, हल्के तीव्र पारगमन प्रणालियों के लिए हल्की रेल, उनकी गति और किस आधार पर वे जिस ट्रैक का उपयोग करते हैं। पारंपरिक रेलगाड़ियां दो पटरियों पर चलती हैं, लेकिन दुनिया भर में कई अन्य प्रकार की ट्रैक प्रणालियां भी उपयोग में हैं। शब्दावली टर्मिनोलॉजी। ट्रेन का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली रेलवे शब्दावली देशों के बीच भिन्न होती है। शब्दावली की दो प्राथमिक प्रणालियां दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे शब्द और उत्तरी अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेलरोड शब्द हैं। गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता। सत्यापन विफल। ट्रेनों को आमतौर पर कारों के साथ या कारों के बिना एक या एक से अधिक इंजनों के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक साथ जुड़े हुए यात्री या मालवाहक वाहनों का संग्रह, जरूरी नहीं कि लोकोमोटिव के साथ, विशेष रूप से ब्रिटिश और भारतीय अंग्रेजी में, को आमतौर पर रेक के रूप में जाना जाता है। रेल वाहनों के संग्रह को कंसिस्ट भी कहा जा सकता है। वाहनों का एक सेट जो स्थायी या अर्धस्थायी रूप से एक साथ जुड़ा होता है, जैसे कि पायनियर ज़ेफिर, को ट्रेनसेट कहा जाता है। रोलिंग स्टॉक शब्द का प्रयोग किसी भी प्रकार के रेल वाहन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कंपोनेंट्स अवयव। बोगियां, जिन्हें उत्तरी अमेरिका में ट्रक के रूप में भी जाना जाता है, ट्रेनों के पहियों और धुरी का समर्थन करती हैं। ट्रकों में केवल एक एक्सल से लेकर 4 या अधिक एक्सल तक होते हैं। 2 एक्सल ट्रक दुनिया भर में सबसे अधिक उपयोग में हैं, क्योंकि वे सिंगल एक्सल ट्रकों की तुलना में मोड़ों को संभालने और भारी भार का सामना करने में बेहतर सक्षम हैं। कपलर्स। ट्रेन वाहन युग्मन की विभिन्न प्रणालियों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूरोप, भारत और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में ट्रेनें मुख्य रूप से बफ्स और चेन कपलर्स का उपयोग करती हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों में जेनी कपलर्स सबसे लोकप्रिय हैं। कुछ स्थानीय विविधताएं कायम हैं, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ में विल्सन कपलर्स। दुनिया भर में कई इकाइयों पर शार्फेनबर्ग कपलर्स आम हैं। ब्रेक। मुख्य लेख रेलवे एयर ब्रेक। चूंकि रेलगाड़ियां भारी होती हैं, रेलगाड़ियों को धीमा करने या रोकने के लिए शक्तिशाली ब्रेक की आवश्यकता होती है, और क्योंकि स्टील रेल पर स्टील के पहियों में अपेक्षाकृत कम घर्षण होता है, इसलिए ब्रेक को यथासंभव अधिक से अधिक पहियों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। प्रारंभिक ट्रेनों को केवल मैन्युअल रूप से लगाए गए हैंड ब्रेक द्वारा रोका जा सकता था, जिसके लिए श्रमिकों को कारों के ऊपर चढ़ना पड़ता था और जब ट्रेन नीचे की ओर जाती थी तो ब्रेक लगाना पड़ता था। हैंड ब्रेक का उपयोग अभी भी कारों और इंजनों को पार्क करने के लिए किया जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर ट्रेनों के लिए प्रमुख ब्रेकिंग सिस्टम एयर ब्रेक है, जिसका आविष्कार 1869 में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने किया था। सत्यापन विफल। एयर होज का उपयोग करके पूरी ट्रेन में एक ही बार में एयर ब्रेक लगाए जाते हैं। चेतावनी उपकरण। सुरक्षा और संचार के लिए रेलगाड़ियां घंटियां, हॉर्न और रोशनी से सुसज्जित हैं। सत्यापन विफल। भाप इंजन आमतौर पर हॉर्न के बजाय भाप की सीटी का उपयोग करते हैं। सत्यापन विफल। लोकोमोटिव और कारों पर अन्य प्रकार की लाइटें लगाई जा सकती हैं, जैसे वर्गीकरण लाइटें, मार्स लाइट्स और डिच लाइट्स। कैप्स। अधिकांश मामलों में लोकोमोटिव कैप से सुसज्जित होते हैं, जिन्हें ड्राइविंग डिब्बे भी कहा जाता है, जहां एक ट्रेन चालक ट्रेन के संचालन को नियंत्रित करता है। बेहतर स्रोत की आवश्यकता। इन्हें कैब या कंट्रोल कारों के रूप में जानी जाने वाली बिना शक्ति वाली ट्रेन कारों पर भी स्थापित किया जा सकता है, ताकि ट्रेन को पीछे के लोकोमोटिव के साथ संचालित किया जा सके। ऑपरेशंस। रेल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। स्केड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग। टकराव या अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेनों को अक्सर शेड्यूल किया जाता है और लगभग हमेशा ट्रेन डिस्पैचर के नियंत्रण में होती हैं।
ऐतिहासिक रूप से ट्रेनें समय सारिणी के आधार पर संचालित होती थीं। अधिकांश रेलगाड़ियां, लगभग सभी यात्री रेलगाड़ियों सहित, निश्चित समय सारिणी के आधार पर चलती रहती हैं। हालांकि मालगाड़ियां आवश्यकतानुसार चल सकती हैं या जब रेलगाड़ी चलाने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त मालगाड़ियां उपलब्ध हों। रखरखाव। जब ट्रेन पटरियों पर खड़ी होती है तो साधारण मरम्मत की जा सकती है, लेकिन मोटिव पावर डिपो में अधिक व्यापक मरम्मत की जाएगी। क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण ट्रेन कारों की मरम्मत के लिए भी इसी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। जिस तरह से ट्रेनों का उपयोग रेल पटरियों और अन्य उपकरणों के निर्माण और मरम्मत के लिए किया जाता है, उनका रखरखाव। कर्मी दल। ट्रेन ड्राइवर, जिन्हें इंजीनियर भी कहा जाता है, ट्रेनों के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कंडक्टर ट्रेनों और उनके माल के प्रभारी होते हैं और यात्री ट्रेनों में यात्रियों की मदद करते हैं। ब्रेकमैन, जिसे ट्रेनमैन के रूप में भी जाना जाता है, ऐतिहासिक रूप से मैन्युअल रूप से ब्रेक लगाने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि इस शब्द का उपयोग आज चालक दल के सदस्यों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो ऑपरेटिंग स्विच, कपलिंग और ट्रेन कारों को अनकपल करने और उपकरणों पर हैंडब्रेक सेट करने जैसे कार्य करते हैं। भाप इंजनों को एक फायरमैन की आवश्यकता होती है, जो लोकोमोटिव की आग और बॉयलर को ईंधन भरने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यात्री ट्रेनों में अन्य चालक दल के सदस्य यात्रियों की सहायता करते हैं, जैसे भोजन तैयार करने के लिए रसोइये और यात्रियों को भोजन और पेय प्रदान करने के लिए सेवा परिचारक। अन्य यात्री ट्रेन विशिष्ट कर्तव्यों में यात्री कार परिचारक शामिल हैं, जो यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने और उतरने में सहायता करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और ट्रेन कारों को साफ रखते हैं। और स्लीपिंग कार अटेंडेंट, जो स्लीपिंग कारों में समान कर्तव्य निभाते हैं। गेज। दुनिया भर में ट्रेनों के लिए विभिन्न ट्रैक गेज का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर मामलों में ट्रेनें केवल उन्हीं पटरियों पर चल सकती हैं जो समान गेज की हों। जहां विभिन्न गेज की रेलगाड़ियां मिलती हैं, उसे गेज का टूटना कहा जाता है। मानक गेज, जिसे पटरियों के बीच 1435 मिमी 4 फीट 8.5 इंच के रूप में परिभाषित किया गया है, दुनिया भर में सबसे आम गेज है। हालांकि ब्रॉड गेज और नैरो गेज दोनों ट्रेनें भी उपयोग में हैं। पुलों और लाइनसाइड बुनियादी ढांचे में गंदगी से बचने के लिए ट्रेनों को लोडिंग गेज प्रोफाइल के भीतर फिट होने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यह इंटरमॉडल कंटेनर प्रकार जैसे भार पर एक संभावित सीमित कारक है जिसे ले जाया जा सकता है। सुरक्षा। कभी कभी ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें पटरी से उतरना, जब कोई ट्रेन पटरी से उतर जाती है, और ट्रेन का मलबा, ट्रेनों के बीच टक्कर शामिल हैं। ट्रेनों के शुरुआती दिनों में दुर्घटनाएं अधिक आम थीं, जब रेलवे सिग्नल सिस्टम, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण और टकराव को रोकने के लिए फेलसेफ सिस्टम आदिम थे या अभी तक अस्तित्व में नहीं थे। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वचालित ट्रेन स्टॉप जैसी प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। ये फेलसेफ प्रणालियां हैं जो ट्रेन पर ब्रेक लगाती हैं यदि वह लाल सिग्नल पार करती है और किसी व्यस्त ब्लॉक में प्रवेश करती है, या यदि ट्रेन का कोई उपकरण खराब हो जाता है। अप्रचलित स्रोत। अधिक उन्नत सुरक्षा प्रणालियां, जैसे कि सकारात्मक ट्रेन नियंत्रण, स्वचालित रूप से ट्रेन की गति को नियंत्रित कर सकती हैं, जिससे पटरी से उतरने वालों को मोड़ों या स्विचों में बहुत तेजी से प्रवेश करने से रोका जा सकता है। हवाई यात्रा की तुलना में आधुनिक ट्रेनों का कुल मिलाकर बहुत अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2000 और 2009 के बीच ट्रेन यात्रा में प्रति अरब यात्री मील की यात्रा में औसतन 0.43 मौतें हुईं, जबकि यह हवाई यात्रा में प्रति अरब यात्री मील 0.07 मौतों से अधिक थी। यह कार यात्रा में प्रति अरब यात्री मील 7.28 मौतों से भी काफी कम थी। 21वीं सदी में तेल गाड़ियों के पटरी से उतरने की कई घटनाओं के कारण मौतें हुईं, विशेष रूप से 2013 में कनाडाई लैकमेगैंटिक रेल दुर्घटना, जिसमें 47 लोग मारे गए और लैकमेगैंटिक शहर का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। ट्रेन से संबंधित अधिकांश मौतें, 90% से अधिक, रेल पटरियों पर अतिक्रमण या लेवल क्रॉसिंग पर सड़क वाहनों के साथ टकराव के कारण होती हैं। रेल क्रॉसिंग पर सुरक्षा जागरूकता में सुधार के लिए ऑपरेशन लाइफसेवर जैसे संगठन बनाए गए हैं और सरकारों ने विज्ञापन अभियान भी शुरू किए हैं। गति होने पर रेलगाड़ियां जल्दी नहीं रुक सकती, यहां तक कि आपातकालीन ब्रेक लगाने के लिए भी 1 मील से अधिक रुकने की दूरी की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार मोटर चालकों को क्रॉसिंग पर ट्रेनों के आगे झुकने और अतिक्रमण से बचने के लिए शिक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। मोटिव पावर। लोकोमोटिव बिफोर स्टीम। पहली रेलगाड़ियां रस्सी से खींची जाने वाली, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चलने वाली या घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली थी। भाप। भाप लोकोमोटिव पानी को भाप में गर्म करने के लिए बॉयलर में कोयला, लकड़ी या तेल ईंधन जलाकर काम करते हैं।
जो लोकोमोटिव के पिस्टन को शक्ति प्रदान करता है जो बदले में पहियों से जुड़े होते हैं। 20वीं सदी के मध्य में अधिकांश भाप इंजनों की जगह डीजल या इलेक्ट्रिक इंजनों ने ले ली, जो सस्ते, स्वच्छ और अधिक विश्वसनीय थे। अवकाश और उत्साही बाजार के लिए कई देशों में संचालित हेरिटेज रेलवे में अभी भी भाप इंजनों का उपयोग किया जाता है। डीजल डीजल लोकोमोटिव एक डीजल इंजन से संचालित होते हैं, जो ट्रैक्शन मोटर्स को चलाने के लिए बिजली उत्पन्न करता है। इसे डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग अधिकांश बड़े डीजल पर किया जाता है। कई कारणों से डीजल बिजली ने भाप की जगह ले ली। डीजल इंजन कम जटिल, कहीं अधिक विश्वसनीय, सस्ते, स्वच्छ, रखरखाव में आसान और अधिक ईंधन कुशल थे। बिजली इलेक्ट्रिक ट्रेनें ओवरहेड लाइनों के माध्यम से या तीसरी रेल विद्युत प्रणाली के माध्यम से अपना करंट प्राप्त करती हैं, जिसका उपयोग पहियों को चलाने वाली ट्रैक्शन मोटरों को बिजली देने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रति मील ट्रेन परिचालन की कम लागत प्रदान करता है, लेकिन उच्च प्रारंभिक लागत पर, जिसे केवल उच्च यातायात लाइनों पर ही उचित ठहराया जा सकता है। भले ही निर्माण की प्रति मील लागत बहुत अधिक है, लोकोमोटिव और उपकरणों के लिए कम रखरखाव और खरीद लागत के कारण इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन संचालित करना सस्ता है। डीजल इंजनों की तुलना में इलेक्ट्रिक इंजन कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन नहीं करते हैं और बहुत तेजी से गति करते हैं, जिससे वे यात्री सेवा के लिए बेहतर अनुकूल होते हैं, खासकर भूमिगत। अन्य प्रकार कई अन्य प्रकार के ट्रेन प्रणोदन का प्रयास किया गया है, जिनमें से कुछ दूसरों की तुलना में अधिक सफल रहे हैं। 1900 के दशक के मध्य में गैस टरबाइन लोकोमोटिव विकसित और सफलतापूर्वक उपयोग किए गए थे, हालांकि उच्च ईंधन लागत और खराब विश्वसनीयता के कारण अधिकांश को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। 21वीं सदी में डीजल की बढ़ती लागत और ट्रेनों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की इच्छा के कारण लोकोमोटिव के लिए वैकल्पिक ईंधन का विकास किया जा रहा है। उदाहरणों में हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित ट्रेनें और संपीड़ित या तरलीकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग शामिल है। ट्रेन कारें, जिन्हें वैगन के रूप में भी जाना जाता है, बिना शक्ति वाले रेल वाहन हैं जिन्हें आमतौर पर लोकोमोटिव द्वारा खींचा जाता है। कई अलग अलग प्रकार मौजूद हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभालने के लिए विशिष्ट हैं। कुछ सामान्य प्रकारों में शामिल है बॉक्सकार, जिसे कवर्ड गुड्स वैगन के रूप में भी जाना जाता है, जो विभिन्न प्रकार के कार्गो ले जाते हैं। फ्लैट कार, जिन्हें फ्लैट वैगन के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें कार्गो रखने के लिए फ्लैट टॉप होते हैं। हॉपर कारें जो ठोक वस्तुओं को ले जाती है, और टैंक कारें जो तरल पदार्थ ले जाती है। और गैसें अधिक विशिष्ट प्रकार की ट्रेन कारों के उदाहरणों में बोतल कारें शामिल हैं, जिनमें पिघला हुआ स्टील रखा जाता है, श्नाबेल कारें जो बहुत भारी भार संभालती है, और रेफ्रिजरेटर कारें जो खराब होने वाले सामान ले जाती है। शुरुआती रेलगाड़ियां शुरुआती इंजनों की तरह ही छोटी और हल्की थी, लेकिन समय के साथ वे बड़ी हो गई हैं क्योंकि इंजन अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। यात्री गाड़ियां पैसेंजर ट्रेन्स एक यात्री ट्रेन का उपयोग लोगों को रेलमार्ग पर ले जाने के लिए किया जाता है। इन ट्रेनों में एक या अधिक लोकोमोटिव द्वारा खींची जाने वाली बिना शक्ति वाली यात्री रेलरोड कारें, जिन्हें कोच या कैरिज के रूप में भी जाना जाता है, शामिल हो सकती है या स्वचालित हो सकती है। स्वचालित यात्री ट्रेनों को मल्टीपल यूनिट या रेलकार्स के रूप में जाना जाता है। यात्री ट्रेनें स्टेशनों या डिपो के बीच यात्रा करती हैं, जहां यात्री चढ़ और उतर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में यात्री ट्रेनें एक निश्चित समय पर चलती हैं और मालगाड़ियों की तुलना में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। यात्री ट्रेनों को छोटी और लंबी दूरी की सेवाओं में विभाजित किया जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स इंटरसिटी रेल लंबी दूरी की यात्री ट्रेनें शहरों के बीच सैकड़ों या हजारों मील की दूरी तय करती है। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन सेवा रूस की मॉस्को और व्लादिवोस्तोक के बीच ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो 9,289 किलोमीटर 5,772 मील की दूरी तय करती है। सामान्य तौर पर लंबी दूरी की ट्रेनों को अपनी यात्रा पूरी करने में कई दिन लग सकते हैं और वे अपने मार्ग पर दर्जनों स्टेशनों पर रुकती हैं। कई ग्रामीण समुदायों के लिए वे उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन का एकमात्र रूप है। कम दूरी की ट्रेनें छोटी दूरी या क्षेत्रीय यात्री ट्रेनों में यात्रा का समय दिनों के बजाय घंटों या मिनटों में मापा जाता है। ये लंबी दूरी की ट्रेनों की तुलना में अधिक बार चलती है और अक्सर यात्रियों द्वारा उपयोग की जाती है। विशेष रूप से यात्रियों के लिए डिजाइन की गई कम दूरी की यात्री ट्रेनों को कम्यूटर रेल के रूप में जाना जाता है। तेज गति की ट्रेनें हाई स्पीड रेल हाई स्पीड ट्रेनों को पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बहुत तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है
और आमतौर पर अन्य धीमी ट्रेनों की तुलना में अपने अलग ट्रैक पर चलती है। पहली हाई स्पीड ट्रेन जापानी शिंकानसेन थी, जो 1964 में शुरू हुई थी। 21वीं सदी में फ्रेंच टीजीवी और जर्मन इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी सेवाएं कम से मध्यम दूरी की यात्रा के समय में हवाई जहाज के साथ प्रतिस्पर्धी है। हाई स्पीड ट्रेनों का एक उपसमूह उच्च गति वाली ट्रेनें हैं, जो पारंपरिक और हाई स्पीड ट्रेनों के बीच की दूरी को पाटती है और दोनों के बीच गति से यात्रा करती है। उदाहरणों में संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय, भारत में गतिमान एक्सप्रेस और मलेशिया में केटीएम ईटीएस शामिल है। रैपिड ट्रांजिट ट्रेन्स शहरी क्षेत्रों में त्वरित पारगमन प्रदान करने के लिए कई प्रकार की ट्रेनों का उपयोग किया जाता है। ये पारंपरिक यात्री ट्रेनों से अलग है क्योंकि वे अधिक बार चलती है, आमतौर पर मालगाड़ियों के साथ ट्रैक साझा नहीं करती है और अपेक्षाकृत कम दूरी तय करती है। विश्व स्तर पर कई अलग अलग प्रकार की प्रणालियां उपयोग में हैं। जमीन के नीचे सुरंगों में चलने वाली रैपिड ट्रांजिट ट्रेनों को सबवे, अंडरग्राउंड या मेट्रो के रूप में जाना जाता है। एलिवेटेड रेलवे जमीन के ऊपर पुलों या पुलों पर, अक्सर शहर की सड़कों के ऊपर, संचालित होते हैं। मेट्रो का तात्पर्य तीव्र पारगमन से भी हो सकता है, जो जमीनी स्तर पर संचालित होता है। कई प्रणालियों में इनमें से दो या यहाँ तक कि तीनों प्रकार एक नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों पर मौजूद हो सकते हैं। ट्राम ट्राम, जिसे उत्तरी अमेरिका में स्ट्रीटकार के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर शहरों में सड़कों पर या उसके समानांतर चलती है, बार बार रुकने और सेवा की उच्च आवृत्ति के साथ। ट्राम की भांति हल्की रेल, लाइट रेल विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के लिए एक आकर्षक शब्द है, जिसमें ट्राम, यात्री ट्रेनों और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की विशेषताएं शामिल हो सकती हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रेन्स ऐसी कई विशेष रेलगाड़ियां हैं जो दो रेल पटरियों पर चलने वाले वाहनों के एक समूह के रूप में रेलगाड़ी की पारंपरिक परिभाषा से भिन्न है। मोनोरेल मोनोरेल को शहरी पारगमन में मध्यम मांग वाले यातायात को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था और इसमें एकल रेल पर चलने वाली ट्रेन शामिल थी, जो आमतौर पर ऊंची होती थी। मोनोरेल दुनिया भर में उपयोग में आने वाली ट्रेन प्रणालियों के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। लगभग सभी मोनोरेल ट्रेनें लीनियर इंडक्शन मोटर्स का उपयोग करती है। मैगलेव मैगलेव तकनीक ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठाने, घर्षण को कम करने और उच्च गति की अनुमति देने के लिए मैग्नेट का उपयोग करती है। पहली व्यावसायिक मैगलेव ट्रेन एक हवाई अड्डा शटल थी, जिसे 1984 में इंग्लैंड के बर्मिंघम हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था। 2002 में शुरू की गई शंघाई मैगलेव ट्रेन किसी भी प्रकार की सबसे तेज वाणिज्यिक ट्रेन सेवा है, जो 431 किलोमीटर प्रति घंटा 268 मील प्रति घंटे की गति से चलती है। जापान की L0 सीरीज मैगलेव के पास 603.0 किलोमीटर प्रति घंटे 374.7 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति के साथ दुनिया की अब तक की सबसे तेज ट्रेन का रिकॉर्ड है। मैगलेव का उपयोग अभी तक अंतरशहर जन पारगमन मार्गों के लिए नहीं किया गया है। 2019 तक दुनिया भर में उपयोग में केवल कुछ उदाहरण हैं। मेरी गाड़ियाँ, मेरा रेलवे। खदान रेलगाड़ियाँ बड़ी खदानों में संचालित की जाती है और श्रमिकों और माल दोनों को ले जाती है। वे आम तौर पर बिजली से संचालित होते हैं ताकि उत्सर्जन को रोका जा सके, जो भूमिगत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। मिलिटरिस्ट ट्रेन्स, जबकि वे लंबे समय से सैनिकों और सैन्य उपकरणों के परिवहन में महत्वपूर्ण रहे हैं, ट्रेनों का उपयोग कभी-कभी सीधे युद्ध के लिए भी किया जाता रहा है। बख्तरबंद गाड़ियों का उपयोग कई संघर्षों में किया गया है, जैसे कि रेल आधारित तोपखाने प्रणालियों का। रेलकार प्रक्षेपित ICBM प्रणालियों का उपयोग परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा भी किया गया है। रैक रेलवे, खड़ी ढलानों पर चढ़ने के लिए विशेष रैक रेलमार्गों का उपयोग किया जाता है। फिसलन से बचने के लिए एक रैक और पिनियन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें दो नियमित रेलों के बीच एक दांतेदार रेल लगाई जाती है, जो लोकोमोटिव के नीचे ड्राइव गियर के साथ जुड़ जाती है। रस्से से चलाया जाने वाला फनिक्यूलर का उपयोग खड़ी ढलानों पर चढ़ने के लिए भी किया जाता है, लेकिन रैक के बजाय एक रस्सी का उपयोग करें जो दो कारों और एक चरखी से जुड़ी होती है। जब चरखी घुमाई जाती है तो दो फनिक्यूलर कारें रेल के समानांतर सेट पर ढलान पर ऊपर और नीचे यात्रा करती है। यह डिजाइन फनिक्यूलर को लोगों और कार्गो को ऊपर और नीचे ढलान पर ले जाने का एक कुशल साधन बनाता है। सबसे पहला फनिक्यूलर रेलमार्ग रीज़्ग 1500 के आसपास खुला। रबर से थकी हुई ट्रेन, रबर टायर वाली रेलगाड़ियां या रबर टायर वाली मेट्रो प्रणालियां कर्षण और मार्गदर्शन के लिए रबर टायरों का उपयोग करती हैं,
जो बेहतर त्वरण और कम शोर जैसे लाभ प्रदान करती है। हालांकि वे नुकसान के साथ आते हैं, जिसमें स्थापना और रखरखाव के लिए उच्च लागत, तेजी से टायर घिसना और जटिल टायर मुद्रास्फीति तंत्र शामिल है, जिन्हें नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। बहरहाल, इन प्रणालियों का उपयोग दुनिया भर में कई शहरी रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क में किया जाता है, जिससे यात्री आराम और शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि होती है। मालगाड़ियाँ। मालगाड़ियाँ लोगों के बजाय कार्गो, जिन्हें माल भी कहा जाता है, के परिवहन के लिए समर्पित है और मालवाहक कारों या वैगनों से बनी होती है। लंबी मालगाड़ियाँ आमतौर पर वर्गीकरण यार्डों के बीच चलती हैं, जबकि स्थानीय ट्रेनें यार्डों और रेल लाइनों के साथ व्यक्तिगत लोडिंग और अनलोडिंग बिंदुओं के बीच माल ढुलाई सेवा प्रदान करती है। माल ढुलाई के लिए प्रमुख मूल या गंतव्य बिंदुओं पर यूनिट ट्रेनों द्वारा सेवा दी जा सकती है, जो विशेष रूप से एक प्रकार का माल ले जाती है और बिना किसी मध्यवर्ती रोक के सीधे मूल से गंतव्य तक और वापस जाती है। सही परिस्थितियों में ट्रेन से माल परिवहन करना परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में कम महंगा है और सड़क मार्ग से माल परिवहन करने की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2008 तक रेलमार्ग औसतन प्रति गैलन ईंधन 702 किलोमीटर 436 मील 1 टन माल ढोते थे, जो ट्रकों की तुलना में 4 गुना अधिक दक्षता थी। पर्यावरण और ऊर्जा अध्ययन संस्थान का अनुमान है कि ट्रेन से माल ढुलाई ट्रक की तुलना में 1.9 से 5.5 गुना अधिक कुशल है और यह काफी कम प्रदूषण भी पैदा करता है। जब सामान बड़ी मात्रा में और बड़ी दूरी तक ले जाया जा रहा हो तो रेल माल ढुलाई सबसे किफायती होती है, लेकिन यह कम दूरी और छोटे भार के लिए कम उपयुक्त होती है। कंटेनरीकरण के आगमन के साथ माल ढुलाई रेल ट्रकिंग और कंटेनर जहाजों से जुड़े एक इंटरमॉडल माल नेटवर्क का हिस्सा बन गई है। रेल माल ढुलाई का मुख्य नुकसान इसमें लचीलेपन की कमी है और इस कारण से रेल ने सड़क प्रतिस्पर्धा के कारण माल ढुलाई व्यवसाय का अधिकांश हिस्सा खो दिया है। कई सरकारें ट्रेनों में अधिक माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इससे सामुदायिक लाभ होगा। सांस्कृतिक प्रभाव। रेलमार्ग की शुरुआत से ही ट्रेनों का दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। तेज रेल यात्रा अब कुछ दिनों या घंटों में संभव हो गई है, जिसमें पहले महीनों का समय लगता था। माल ढुलाई और यात्रियों दोनों का परिवहन काफी सस्ता हो गया, जिससे बड़े क्षेत्रों में नेटवर्क अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। रेल लाइनों के किनारे स्थित कस्बों और शहरों का महत्व बढ़ गया, जबकि जो कस्बे उपेक्षित थे उनका महत्व कम हो गया या वे भूतहा शहर बन गए। शिकागो जैसे प्रमुख शहर प्रमुख बन गए क्योंकि वे ऐसे स्थान थे जहां कई रेल लाइनें मिलती थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले अंतर्महाद्वीपीय रेलमार्ग के पूरा होने ने देश के पश्चिमी हिस्से को गैर स्वदेशी प्रवासियों द्वारा बसाने और देश के बाकी हिस्सों में इसके समावेश में एक प्रमुख भूमिका निभाई। रूसी ट्रांस साइबेरियन रेलवे ने विशाल देश को पूर्व से पश्चिम तक जोड़कर और जमे हुए साइबेरिया में यात्रा को संभव बनाकर समान प्रभाव डाला। ट्रेनों का लंबे समय से संगीत, कला और साहित्य पर बड़ा प्रभाव रहा है। कई फिल्मों में रेलगाड़ियों पर आधारित या आधारित फिल्में होती हैं। टॉय ट्रेन सेट आमतौर पर बच्चों, पारंपरिक रूप से लड़कों द्वारा उपयोग किया जाता है। रेल पंखे दुनिया भर में पाए जाते हैं, साथ ही मॉडल ट्रेन लेआउट बनाने वाले शौकीन भी। रेल उत्साही लोगों का आमतौर पर रेल उद्योग के साथ सकारात्मक संबंध होता है, हालांकि कभी-कभी अतिक्रमण के कारण समस्याएं पैदा हो जाती है।